मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। दोस्तों, आप में से जोन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम सीएमए का है या कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, तो सीएमए का एग्ज़ाम अक्टूबर में है और कंपनी सेक्रेटरी का भी साथ साथ में ही होगा। तो आप सभी के सिलेबस में एक टॉपिक आता है असेसमेंट ऑफ एचयूएफ। असेसमेंट ऑफ एचयूएफ का ये टॉपिक सीए के सिलेबस का पार्ट नहीं है। आज मैं यहाँ पे आपके साथ असेसमेंट ऑफ एचएफ से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट है अन अकेडमी के बिहाफ पे। अन अकेडमी एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है 22 तारीख को। आज 20 तारीख है, फ्राइडे है। संडे को, जिस दिन रक्षाबंधन का दिन है, उस दिन 22 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसको नाम दिया गया है मेगा कॉम्बैट। 22 तारीख को होगा और फिर नेक्स्ट संडे 29 को सीए इंटरमीडिएट के लिए कॉम्बैट सीरीज होगा। तो 22 को फाउंडेशन के लिए कॉम्बैट सीरीज और 29 को इंटरमीडिएट के लिए कॉम्बैट सीरीज है। ये जो कॉम्बैट सीरीज है ये सीए के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। 1 घंटे का कॉम्बैट सीरीज होगा जिसके अंदर आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया टॉप रैंक होल्डर्स बनते हैं उनके लिए बहुत बड़े प्राइजेस अवेलेबल हैं। प्राइजेस क्या हैं, पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूं। देखिए, जो भी पहले टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 रैंक होल्डर्स होंगे, उनको अन अकेडमी की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। दैट मीन्स 100% डिस्काउंट पे आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा 1 साल का। जो स्टूडेंट रैंक नंबर 4 से लेकर रैंक नंबर 10 तक आते हैं उनको 75% का डिस्काउंट या स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स 11 से लेकर 50th रैंक तक आते हैं उनको 50% का स्कॉलरशिप, और जिन स्टूडेंट्स का रैंक आता है 51 से लेकर 200 तक उनको 200% का उनको 25% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा अन अकेडमी की तरफ से ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं इनका एक पूल बनाया जाएगा और उनमें से लकी ड्रॉ निकालते हुए दे स्टैंड अ बिग चांस टू विन आईपैड, दे स्टैंड अ चांस टू विन आईपॉड्स, और इसी प्रकार से JBL के स्पीकर्स या फिर Amazon के कुछ गिफ्ट वाचेस मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि 22 तारीख को है, परसों रक्षाबंधन वाले दिन। तो सुबह के टाइम पे रक्षाबंधन करने के बाद, अपना राखी का त्यौहार करने के बाद दोपहर में 12 बजे ये इवेंट है फाउंडेशन के लिए, और इंटरमीडिएट के लिए इवेंट होगा नेक्स्ट संडे, दैट इज 29 को। आप इसमें एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट आपका 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको ये करना होगा कि आपको मेरा कोड CA जोहर यूज़ करना होगा एज एन इन्विटेशन कोड। आप मेरा कोड CA जोहर यूज़ कीजिएगा जब कभी भी आप एनरोलमेंट करें, और एनरोलमेंट आपका 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका इसमें से यूज़ नहीं होने वाला। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नॉट रेलेवेंट फॉर CA इंटरमीडिएट सिलेबस, लेकिन हाँ वैसे आप कर लें क्योंकि आर्टिकलशिप में काम आएगा, लेकिन दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर CMA एज वेल एज CS स्टूडेंट्स, एंड हियर इट इज अ वीडियो फॉर यू। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है जी? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। हम लोग यहाँ पे वो सारे चैप्टर्स कर रहे हैं जो CA के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चैप्टर CMA और कंपनी सेक्रेटरी के सिलेबस में है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, असेसमेंट ऑफ EOP BOI मैंने कंप्लीट करवाया था, और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25। ये जो चैप्टर नंबर 25 है, दिस इज रिलेटेड टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दोस्तों, आपको HF के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी पहले से पता हैं। कुछ बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा जब हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो टैक्स ट्रीटमेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए होता है वो एग्जैक्ट टैक्स ट्रीटमेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी है। कुछ बातों का, बहुत माइन्यूट से कुछ बातों का फर्क है। जैसे अगर एक छोटी सी बात मैं बोलूं, हम लोग एक टॉपिक करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम में, सेक्शन नंबर 64।
सेक्शन नंबर 64 के अंदर बहुत सारे सब सेक्शन आते हैं। 64 सब सेक्शन 1, क्लॉज 1 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारे। वो जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 64, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, एचयूएफ से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग यहां पे वो सेक्शन 64 का डिस्कशन नहीं करेंगे। कुछ और सेक्शंस अगर मैं अगेन एक एग्जांपल देकर समझाऊं, आपको याद है डिडक्शंस के चैप्टर में एक सेक्शन किया था हमने 80U, कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उसको डिडक्शन मिल जाएगा, या 75,000 का या 1,25,000 का। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली इंडिविजुअली कोई भी फैमिली कभी भी फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, एचएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कंसेप्ट्स इंडिविजुअल और हिंदू अंडरबर्ड फैमिली के लिए एग्जैक्टली सेम है। आप सभी के पास किताब है और उस किताब के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं नोट्स जो कि असेसमेंट ऑफ ईओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म के हैं, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ से रिलेटेड हैं। इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास आता है, उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे असेसमेंट प्रोसीजर, आईसीडीएस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इन सब के नोट्स आपको किताब के अंदर मैंने दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने उसी किताब का एक सॉफ्ट कॉपी अपने सामने खोला हुआ है। मैं सॉफ्ट कॉपी में से ही पढ़ता चलूंगा और आपको सारी बातें समझा दूंगा। हिंदू अनमैरिड फैमिली के बारे में आपको बहुत सारी बातें पहले से पता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे और फिर मैं यहाँ से आगे चलूंगा। तो जो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ हिंदू अनमैरिड फैमिली। पहला पॉइंट जो है उसके अंदर मैंने आपको ये लिख के दिया है कि हिंदू अनमैरिड फैमिली की कहीं पे भी कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में गिवन नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ढूंढेंगे कि साहब एचयूएफ की परिभाषा क्या है, तो एचयूएफ की कोई परिभाषा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको मेंबरशिप मिलती है बाय बर्थ। अगर आप किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा होते हैं, अगर आप किसी एचयूएफ में जिसमें आपका बर्थ होता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बर्थ की वजह से आप उस फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके किसी फैमिली का मेंबर बने, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ये चीज मैं आपको इनकम टैक्स के पहले चैप्टर में समझा चुका हूं कि हिंदू अनमैरिड फैमिली के लिए एक कॉमन बिजनेस होता है, एक जॉइंट बिजनेस होता है जिसके अंदर सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं या कुछ मेंबर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ साथ में वो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है जिसके अंदर फैमिली के कुछ सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। एक कॉमन सोर्स ऑफ इनकम होगा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के लिए। और साथ साथ में जो भी उस फैमिली का मुखिया होगा, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, उसे कहा जाता है कर्ता। तो हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज कर्ता। साथ साथ में कर्ता के अंदर ये जो फैमिली है, इस फैमिली के अंदर मेल्स भी होंगे जो लीनियली डिसेंडेंट है फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर। लीनियल डिसेंडेंट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे में ऊपर और सीधे में नीचे, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियल। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीधी सी बात लिख के दूं तो लेट अस से एक सन है और इनके सीध में इसके फादर हैं, और अगर सीध में बात करें तो इसके दादाजी हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियल असेंडेंट्स और लीनियल डिसेंडेंट्स। अगर डिसेंडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे सन के नीचे अगर मैं फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका जो बच्चा है या फिर ग्रैंड चाइल्ड है, अगर मैं सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया। दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गया। तो ये भी आपके लीनियल डिसेंडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एक वर्ड हम लोगों ने यूज किया है वो है लीनियल।
लीनियल का मतलब क्या होता है? लीनियल का मतलब होता है डायरेक्ट हमारे से ऊपर सीध में और डायरेक्ट हमारे से नीचे सीध में। जो पैरेलल फैमिलीज हैं उनको काउंट नहीं करेंगे आप। जैसे कई बार आपने सुना होगा दादाजी का कोई भाई है या दादाजी की कोई बहन है, तो हम लोग बोलते हैं ये भी हमारे पूर्वज हैं, ये भी हमारे एसेंडेंट्स हैं। ठीक बात है, पूर्वज है, एसेंडेंट्स हैं, लेकिन आप इनको लीनियल नहीं बोलेंगे। ये हमारे लीनियल एसेंडेंट्स और लीनियल डिसेंडेंट्स की कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पैरेलल फैमिली में चले गए। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियल, तो दैट इज ये एक सीध में ऊपर चलने वाले। जो पैरेलल फैमिलीज हैं आप उनको कभी भी कंसिडर नहीं करोगे, नेवर एवर आपने उनको कंसिडर करना है। और यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है। दोबारा से अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमने यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है। दोबारा से पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। Hindu unmarried family is a joint family which consists of all males lineally descendant from a common ancestor. Linear का मतलब लाइन में। Their wives, their unmarried daughters and their daughter-in-laws. तो याद रखना, घर की बेटियां और घर की बहुएं वो भी हिंदू अनमैरिड फैमिली का पार्ट है। आई विल रिपीट, घर की बेटियां और घर के जो बहुएं हैं वो भी हिंदू अनमैरिड फैमिली का पार्ट माने गए हैं। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अ डॉटर इज अ मेंबर टिल हर मैरिज and on being married she ceases to be a member of the father's family and then becomes member of the family of her husband as daughter-in-law. तो यहाँ पे शादीशुदा बेटियों के बारे में बात नहीं हो रही है। जो शादीशुदा बेटियां हैं उन्हें एचयूएफ का मेंबर नहीं माना जाता था। याद रखना, मैंने था वर्ड यूज कर दिया और मैंने था पे इतना एम्फेसिस भी डाल दिया। उसके पीछे कारण है कि 9 सितंबर 2006 में एक अमेंडमेंट हुआ था और ये अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं हुआ था, ये अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन एक्ट में। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके इन्होंने ये कहा कि जो शादीशुदा बेटियां हैं उनको भी एग्जैक्टली वो सारा हक मिलेगा जो किसी अनमैरिड डॉटर को मिलता है। शादीशुदा बेटी को भी वो सारे हक मिलते हैं फैमिली के अंदर जो किसी भी अनमैरिड लड़की को मिलेंगे या मिलते हैं। ये बात 2006 में डिसाइड हो गई थी। वी आर इन 2021, तो लगभग 15 साल हो गए इस अमेंडमेंट को आए हुए। तो इसका मतलब आज की जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि सारे लड़के परिवार के, सारी लड़कियां परिवार की वो इक्वल हिस्सेदार होंगी फैमिली के एसेट्स में, फैमिली के इनकम में। मैं आप सबको एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक सलाह दूंगा कि कानून में तो ये लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है, असल जिंदगी की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो मैं उन सभी लड़कियों से बात करना चाहूंगा जो मेरी क्लास को समय देख रही हैं। जब कभी भी शादी हो जाए और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के परिवार के मेंबर बन जाए तो फिर पीछे जो भी प्रॉपर्टी है आपके पिताजी की वो आपके भाई का उसके ऊपर पहला हक बनता है, लड़कों का पहला हक बनता है। बिल्कुल भी अपने भाई से लड़ाई झगड़ा मत करना। और ये जो बात है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि इक्वल की हिस्सेदारी है, चाहे लड़की की शादी हो जाए तो भी, ठीक बात है, कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी रियल लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड भाई बहन के रिश्ते खत्म होते हुए देखे हैं। तो सभी लड़कियों को बोल रहा हूं, अगर भाई राजी खुशी कुछ देता है तो रख लेना, नहीं देता तो मांगना मत, क्योंकि जिस समय लड़की ने मांग लिया, जिस समय बहन ने मांग लिया, उस समय भाई और बहन का जो रिश्ता है उसमें दरार आ जाती है। इसी प्रकार से सभी लड़कों को बोलूंगा जो इस समय क्लास को सुन रहे हैं कि राजी खुशी दोगे तो बहन के साथ प्यार बना रहेगा, सारी जिंदगी बना रहेगा। राजी खुशी नहीं दोगे, अपनी तरफ से पहल करके नहीं दोगे और बहन ने अगर मांग लिया हिस्सा तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मन खराब होगा, रिश्ता खराब होगा।
इस वजह से अपनी राजी खुशी से जो बनता हो वो दे देना। एक और बात मैं बोलूँगा सभी लड़कियों को कि जो भी मैरिड लड़कियां हैं, आपकी शादी के ऊपर आपके पिताजी ने, आपके भाई ने, आपके परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया होगा। एक प्रकार से वो जो पैसा आपकी शादी पे खर्च हो रहा है, एक प्रकार से वो पैसा आप ही का हिस्सा है जो आपके ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया। अब चाहे अब आप बहुत बड़े बड़े हॉल्स के अंदर और बड़े बड़े पंडाल्स लगा के वहाँ पे शादियों पे पैसा खर्च कर लो, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ दाज में ले लो, दहेज जिसको हम लोग बोलते हैं वो कर लें, या उस पैसे को बचा लें, वो सब आपका है, पैसा भी आपका है, खर्च भी आपने करना है, कैसे करना है। एक छोटी सी सलाह जो मेरे मन की थी वो मैंने आपको के साथ करी है। मैंने आस पड़ोस में देखा है, अपने परिवार में देखा है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबको एक छोटी सी सलाह दी है। साथ साथ में मैंने ये सारी बातें यहाँ पे लिख के भी दी हैं। पॉइंट नंबर 5 पड़ेगा, और डॉटर इज अ मेंबर टिल हर मैरिज एंड ऑन बीइंग मैरिड शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ हर फादर्स फैमिली and then she becomes a member of the family of her husband as a daughter-in-law. Point number 5. Point number 6. A Hindu undivided family consists of males and females, adults and minors. तो HUF के अंदर मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, मेजर भी होंगे, माइनर भी होंगे, मैरिड भी होंगे, अनमैरिड भी होंगे, सबके बारे में बात हो रही है। हाँ, जो मैरिड डॉटर्स हैं वो इस HUF का पार्ट नहीं हो सकती, वो अपने हस्बैंड की HUF का पार्ट बनेगी एज अ डॉटर इन लॉ। जो इस फैमिली के लड़के हैं उनकी जो बहुएं हैं शादी होके जो आई हैं वो इस फैमिली का पार्ट होंगी। पॉइंट नंबर 7 में, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को-पार्टनर्स। द को-पार्टनर्स आर दोज मेंबर्स हु हैव अ राइट टू इन्फोर्स पार्टीशन ऑफ द HUF. The co-partner must be a member of the Hindu undivided family. मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, जो co-partners हैं और जो members हैं दोनों में अंतर होता है। जो co-partner है उसे फैमिली का बंटवारा करने का राइट होता है, वो बंटवारा डिमांड कर सकता है। घर के सारे मेल्स, घर के सारे लड़के पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। 2006 से पहले ये पोजीशन थी कि जो मैरिड डॉटर्स हैं वो बंटवारा डिमांड नहीं कर सकती थी, लेकिन 2006 का जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर 9 सितंबर 2006 का जो अमेंडमेंट था उसके अंदर मैरिड डॉटर्स को भी ये पावर दे दी कि वो अपने फादर की HUF का पार्टीशन डिमांड करना चाहे तो वो डिमांड कर सकती हैं। लेकिन मैंने अभी भी आपको समझाया, ये काम ना करना, पार्टीशन HUF का डिमांड मत करना, भाई के साथ, पिता के साथ रिश्ते सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएंगे। आगे की कहानी, सिंपली स्टेटेड, पॉइंट नंबर 8 कर रहा हूं मैं। सिंपली स्टेटेड, को-पार्टनर इज दैट मेंबर ऑफ द HUF हु एक्वायर्स बाय बर्थ एन इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली, जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, वेदर इनहेरिटेड और अदरवाइज एक्वायर्ड बाय द फैमिली। तो को-पार्टनर कौन है? को-पार्टनर वो व्यक्ति है जिसको हक मिल जाता है पार्टीशन डिमांड करने का, जिसको हक मिल जाता है पार्टीशन डिमांड करने का, उसे हम लोग बोलते हैं को-पार्टनर। अभी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2006 से पहले सिर्फ मेल मेंबर्स पार्टीशन डिमांड कर सकते थे। 2006 के बाद से जो मैरिड डॉटर्स हैं वो भी पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं। यहां पे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं। The members who are not co-partners have no right to claim the partition, although when the partition takes place, a mother or a widow of a कर्ता takes equal share to the sons. याद रखिएगा, घर की जो फीमेल्स हैं, बहुएं हैं, या फिर जो घर पे माँ है या अनमैरिड डॉटर है, वो पार्टीशन डिमांड कर सकती है। वो पार्टीशन डिमांड कर सकती है 2006 के बाद। 2006 से पहले तो डिमांड हो ही नहीं सकता था। अगर उन्होंने पार्टीशन डिमांड किया है तो उनको उनका हिस्सा मिलेगा। और मान लीजिए अगर पार्टीशन डिमांड नहीं भी किया और अदरवाइज अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है तो भी सारी फीमेल्स को, मदर को, जो कर्ता की वाइफ है, मदर की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर डॉटर इन लॉस की बात कर रहे हैं, अनमैरिड डॉटर्स की बात कर रहे हैं, सबको उनका अपना हिस्सा मिलेगा।
जब कभी भी एचयूएफ का बंटवारा होगा तब। पॉइंट नंबर 10 पे जाता हूं। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 with effect from 9 September 2006, the female member has been bought at par with the male member। ये देखो लाइन कितनी जरूरी है। सारी फीमेल मेंबर्स को मेल मेंबर्स के बराबरी का हिस्सा देना तय कर दिया 2006 के कानून में। अब 2006 के अमेंडमेंट के बाद की पोजीशन क्या है वो देखेगा। A daughter of a co-partner becomes a co-partner by birth in the same manner as that of son। तो सीधी सी बात, जो व्यक्ति किसी एचयूएफ का पार्टीशन डिमांड कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं को पार्टनर। पहले के जमाने में सिर्फ मेल मेंबर्स डिमांड कर सकते थे पार्टीशन, लेकिन 2006 के बाद 9 सितंबर 2006 के बाद लड़कियां भी एचयूएफ का पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फैमिली के बेटे डिमांड कर सकते हैं। शी विल हैव द सेम राइट्स एंड सेम लायबिलिटीज एज दैट ऑफ सन। तो जैसे बेटे के पास सारे हक हैं, सारे राइट्स हैं, सारे प्रिविलेजेस हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बेटी के पास भी सारे राइट्स एंड सारे हक वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। On the death of the co-partner, his co-partner interest shall not pass by survivorship, but shall be passed in accordance with the Hindu Succession Act। मान लीजिए कोई विल नहीं बनाई गई है, अगर विल नहीं है तो जो भी कॉमन एसेट्स होंगे वो कॉमन एसेट्स का बंटवारा उस प्रकार से होगा जैसा हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा जाता है, ना कि सर्वाइवरशिप के बेसिस के ऊपर। सर्वाइवरशिप का मतलब क्या हुआ कि साहब फादर की डेथ हुई तो बेटे को मिल गए, बेटे की डेथ हुई उसके बेटे को मिल गए, उसकी डेथ हुई उसके बेटे को मिल गए। तो इस प्रकार से जो हेरिडिटरी पासिंग ऑन ऑफ द एसेट्स है उसको मना कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। और अब जो भी एसेट्स का पासन होगा वो होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से। The daughter shall be entitled to the same share। पॉइंट नंबर सी कर रहा हूं मैं। The daughter shall be entitled to the same share on the partition of the co-partner property as that of son। जो बेटों का हक है बिल्कुल वही हक बेटियों का होगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं पिछले 20 मिनट के अंदर, कि अगर शादीशुदा बेटी है तो उसे अपना हक नहीं मांगना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। कानूनी तौर पर मांग सकते हो लेकिन असल जिंदगी में मांगना नहीं चाहिए। भाई के साथ और पिता के साथ सारे जिंदगी के रिश्ते खत्म हो जाएंगे आपके। मूविंग ऑन, द फीमेल हेयर कैन डिमांड द पार्टीशन। फीमेल हेयर का मतलब जो भी सर्वाइवर है कैन डिमांड द पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, कैन डिमांड द पार्टीशन ऑफ द को-पार्टनर प्रॉपर्टी दैट इज एचयूएफ इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ सन। और सबसे जरूरी बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जब हम लोग बात करते हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हिंदू आ जाते हैं, हिंदू के साथ में जैन फैमिलीज आ जाती हैं, जैन के साथ में सिख फैमिलीज आ जाती हैं, और इसके साथ साथ में जो बुद्ध फैमिलीज हैं वो भी आ जाती हैं। तो एचयूएफ में सिर्फ हिंदूज की बात नहीं हो रही, जैन, सिख, बुद्ध, इन सारे धर्मों के लोगों के लिए भी जो प्रोविजन है वो एग्जैक्टली सेम है। याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में दो प्रकार की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं। पूरे हिंदुस्तान में दो प्रकार की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं। कौन कौन से दो प्रकार की फैमिलीज हैं? एक जिसे हम लोग बोलते हैं दया भागा, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मितकर्षा। तो दया भागा और मितकर्षा दो प्रकार की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं पूरे हिंदुस्तान में। जो दया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये सिर्फ असम और बंगाल के अंदर ही होती हैं, और जो मितकर्षा है वो पूरे हिंदुस्तान में चलता है असम और बंगाल को छोड़ के। तो असम और बंगाल के अंदर दया भागा और उसके अलावा मितकर्षा। असम और बंगाल का जो दया भागा है उसके अंदर क्या होगा, उसके मेन फीचर्स क्या क्या है? पॉइंट 1, द सन
does not acquire any interest in the ancestral property by the virtue of birth in the family. ऐसे नहीं है कि किसी बेटे का जन्म हो गया तो वो बेटा फैमिली के अंदर एसेट्स का हकदार हो गया या को पार्टनर हो गया, पार्टीशन डिमांड कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा दिया भागा सोसाइटी के अंदर। सन्स कैन एक्वायर द इंटरेस्ट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर। इसका मतलब जब तक पिताजी की डेथ नहीं हो जाती तब तक पार्टीशन डिमांड नहीं हो सकता है। Son does not enjoy the right to call for the partition of the HUF. बेटे को कोई हक नहीं है कि वो बेटा HUF का पार्टीशन डिमांड कर सके। Since the father has the absolute right to dispose of the property as per his good wish. तो क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पिताजी की है, पिताजी की मर्जी के अनुसार प्रॉपर्टी का और एसेट्स का पार्टीशन होगा और कोई भी लड़का या लड़की डिमांड नहीं कर सकते एसेट्स या फिर पार्टीशन। पॉइंट नंबर थ्री, देयर इज नो को पार्टनर ऑफ द HUF until under this law till the death of the father. इसका मतलब जब तक कर्ता की डेथ नहीं हो जाती तब तक कोई भी डिमांड नहीं कर सकता एसेट्स का पार्टीशन या HUF का पार्टीशन, क्योंकि कोई भी को पार्टनर नहीं होता है। टिल द डेथ ऑफ द फादर, फादर इज असेस्ड एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज एन HUF। जब तक कर्ता की डेथ नहीं हो जाती तब तक कर्ता को हम लोग इंडिविजुअल के तौर पे ही उसे असेस करते हैं, ना कि HUF के तौर पे। और साथ साथ में आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर सन बिकम्स अ co-partner of the property and the sons are assessed as a Hindu undivided family. ये दया भागा जो कंसेप्ट है ये सिर्फ दो स्टेट्स में, कहाँ पे, असम के अंदर और बंगाल के अंदर। और इसके बाद आ जाता है मितकर्षा लॉ के अंदर। ये पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होगा, असम और बंगाल को छोड़ के। और इसके अंदर वो सारे मेन फीचर्स हैं जो अदरवाइज हम लोग समझते हैं कि बेटे के पास प्रॉपर हक होता है, वो अपने फादर और अपने एंसेस्टर्स का, अपने फादर और एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी के अंदर वो हक डिमांड करता है। और साथ साथ तो वो चाहे तो पार्टीशन डिमांड कर सकता है, जब वो चाहे तब वो पार्टीशन डिमांड कर सकता है। साथ साथ में जो भी उसका को पार्टनरी इंटरेस्ट होगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि फैमिली के अंदर और बहुत सारे लोगों का जन्म होता रहता है। हिंदू अनवारी फैमिली में को बहू आएगी तो आपका हिस्सा कम होगा, किसी व्यक्ति का बर्थ होगा तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाती है या बहू छोड़ के चली जाती है तो फिर हिस्सा बढ़ जाता है। भाई सीधी सी बात, जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा हिस्सेदार होंगे, उतने ज्यादा हिस्से बनेंगे। जितने कम मेंबर होंगे उतना कम हिस्सेदारी होगी और शेयर पर पर्सन भी ज्यादा आएगा। अब आते हैं मेन बात कि अगर हम लोग हिंदू आने वाले फैमिली की अगर असेसमेंट करते हो तो असेसमेंट किस प्रकार से हो। याद रखिएगा, असेसमेंट करने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहला, को पार्टनर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं को पार्टनर कौन होता है। को पार्टनर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो HUF का मेंबर भी होगा और डिमांड कर सकता है, राइट उसके पास है डिमांड करने का फॉर द पार्टीशन ऑफ द फैमिली। ये को पार्टनर 9 सितंबर 2006 से पहले सिर्फ मेल हुआ करता था, लेकिन 9 सितंबर 2006 और उसके बाद से फीमेल कैन ऑल्सो बी अ को पार्टनर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, देयर हैज टू बी अ को पार्टनर। दूसरा, देयर इज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी and which consists of ancestral property or the property which has been acquired with the aid of ancestral property and the property which has been transferred by the member to the common stock। सीधी सी बात, उस परिवार के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, तो चाहे वो एंसेस्ट्रल एसेट्स हो या परिवार ने अपने कोई बिजनेस की इनकम से कोई एसेट खरीदा हो, वो सारे के सारे कॉमन एसेट्स हैं जिनका पार्टीशन डिमांड किया जा सकता है।
अगर हम लोग एचयूएफ की इनकम कंप्यूटेशन की बात करें, इनकम टैक्स में आते हैं, तो अगर इनकम कंप्यूटेशन के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा एचयूएफ की इनकम 4 हेड से हो सकती है। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि सैलरी हेड से इनकम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सैलरी तो कोई इंडिविजुअल कमाएगा, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होगा जो मेहनत करेगा और सैलरी कमाएगा, तो सैलरी कैन बी अर्न ओनली बाय द इंडिविजुअल। लेकिन उसके अलावा बाकी 4 हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोविजन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज की इनकम किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी हिंदू अनमैरिड फैमिली की भी हो सकती है। साथ साथ में एचएफ की केस में क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे 60 से लेकर 63 तक। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 64 के प्रोविजन तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, बाकी एचएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एचएफ जब अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेगा तो अपने लॉसेस का सेटअप भी जरूर करेगा, सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 के बीच में जो लॉसेस हैं, और साथ साथ में डिडक्शंस का बेनिफिट भी लेगा। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? 80C, 80D, 80DD, DDB, G, GGA, GGC, JJA, JJAA, 80TTA, इन सारे सेक्शंस का डिडक्शन मिल जाता है। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। 80C was related to savings and savings ही बेसिकली बोले, savings and investments। 80D was related to medical insurance। 80DD was related to medical expenses of a dependent person। 80DDB was related to the expenses on the specified disease of the specified dependent person। Then 80G is for donations। 80GGA is for donations for scientific research and rural development। 80GGC is the donations for the political parties। 80JJA हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 80JJAA is basically the new employment scheme, and then 80TTA is for the savings account interest। तो इन सब का एचयूएफ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, एचयूएफ जो है वो एग्रीकल्चर इनकम अगर कमाता है, अगर एचयूएफ इनकम कमाता है तो फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए आपने पार्शियल इंटीग्रेशन या पार्शियल टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट अप्लाई करना है। याद होगा आपको, हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के स्टेप 1 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया करते थे। स्टेप 2 पे हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया करते थे, और फिर इन दोनों टैक्स लायबिलिटीज का डिफरेंस हमारा एक्चुअल आंसर आ जाता था। तो एग्रीकल्चर अगर इनकम है एचयूएफ की, तो फिर आपने ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप्लाई करने हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, एचयूएफ के लिए इनकम टैक्स रेट भी स्लैब रेट के ऊपर होगा, और साथ में हेल्थ एजुकेशन से जो लगता है वो तो एज इट इज अप्लाई होगा ही होगा। सरचार्ज भी अप्लाई होगा अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी है उसमें से टीडीएस का पैसा और एडवांस का पैसा आप लेस कर दीजिएगा, और लेस करने के बाद बाकी का जो अमाउंट है वो आपने आराम से कैलकुलेट कर लेना है। 10,000 से ज्यादा होगा तो सेक्शन 211 के इंस्टॉलमेंट्स पे कर देना। 10,000 से कम होगा तो वन टाइम पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कर देना। कुछ बातों का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये बातें, ये बहुत जरूरी है, मार्क कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर कोई मेंबर है हिंदू अनवर फैमिली का जो कि किसी प्रकार की रेम्युनरेशन लेके काम कर रहा है, अगर वो रेम्युनरेशन लेके काम कर रहा है या कर्ता को रेम्युनरेशन दी जाती है, तो वो एचयूएफ का एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करना अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ में ध्यान रखिएगा,
वो एक्सेसिव नेचर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद करो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 हम लोगों ने किया था, जहां पे एक्सेसिव नेचर का जो अमाउंट होता है उसे हम लोग डिसअलाउ कर देते हैं, तो यहां पे भी उसी सेक्शन का यूज होगा। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कुछ पैसा किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है शेयर होल्डिंग के तौर पे, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाता है एज अ पार्टनर बन के। तो फिर उस पैसे को इस्तेमाल करके अगर कंपनी से कोई डिविडेंड मिल रहा है या पार्टनरशिप फर्म से कोई प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो पैसा क्योंकि एचयूएफ का इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से डिविडेंड और इंटरेस्ट और इस प्रकार का पैसा टैक्सेबल भी एचयूएफ के लिए होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल मेंबर के लिए। यही बात मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में लिख के दी है। If the funds of the Hindu undivided family are invested in a company or invested in a partnership firm, and any income is received by the member as a member is received by a member as a director or partner, then income shall be treated as income of the HUF and shall not be treated as income of that individual member। मेरे बेटा बहुत आसान है ये वाली बात, आप सबको ये बात अच्छे से पता है। कंपनी लॉ में आपने ये बात पढ़ी होगी कि किसी भी कंपनी के अंदर अ मेंबर और अ शेयर होल्डर कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन। खास तौर पर अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन ही हो सकता है, लेकिन एचयूएफ भी किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है। अब बड़े अजीब सी बात है कि एक तरफ कहा जाता है इंडिविजुअल एक व्यक्ति ही मेंबर होगा और दूसरी तरफ कहा जाता है कि एचयूएफ भी शेयर होल्डर हो सकता है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है बातें एक दूसरे की। बिल्कुल ठीक बात है, ध्यान से सुनेगा। जब किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया है शेयर्स के तौर पे, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट का मालिकाना हक किसके पास था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास था। ठीक होगी ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर्स एचयूएफ के नाम पे तो इश्यू हो ही नहीं सकते, तो शेयर्स किसके नाम पे इश्यू होंगे? शेयर्स इश्यू होंगे एचयूएफ की किसी एक मेंबर के नाम पे, शायद करता मान लेते हैं। अब मान लीजिए अगर सब्सिक्वेंटली बाद में कंपनी की तरफ से डिविडेंड अनाउंस होता है और डिविडेंड का सारा पैसा उस व्यक्ति को मिलता है जो कि एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो वो पैसा डिविडेंड का किसकी इनकम माना जाए? जिसने रिसीव किया या एचयूएफ? आंसर शुड बी एचयूएफ, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था वो इन्वेस्टमेंट एचयूएफ के पैसे में से हुआ था। तो एक्चुअल ओनरशिप एचयूएफ की है, लेकिन शेयर्स क्योंकि एचयूएफ के नाम पे इश्यू नहीं हो सकते, तो सिर्फ नाम देने के लिए किसी इंडिविजुअल को बना दिया गया मेंबर, लेकिन जो भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा उस पर्टिकुलर मेंबर का ना होके सारा का सारा पैसा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है। यही बात मैंने आपको यहां पे लिख के दी है। लेकिन साथ साथ ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि मेंबर खुद में इतना गुणवान है कि वो सर्विसेज वगैरह दे रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, तो अगर कोई मेंबर अगर कोई अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सारे काम कर रहा है, तो फिर हम लोग टैक्सेबल करेंगे उस मेंबर के लिए, ना कि उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। साथ साथ में क्लबिंग ऑफ इनकम में आपने सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 पढ़ा था, जहां पे कोई इंडिविजुअल मेंबर अपने एसेट्स को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन के बाद होने वाली इनकम एचयूएफ के लिए टैक्सेबल ना करते हुए हम उस मेंबर के लिए ही टैक्सेबल करेंगे जिसने अपना एसेट एचयूएफ में कन्वर्ट किया है। साथ साथ में सेक्शन नंबर 27 डीम्ड ओनरशिप का आपको याद होगा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, जहां पे मैंने मंदिर वाला एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं,
उसके डेथ के बाद उसकी वसीयत खोली गई तो पता चला कि एक प्रॉपर्टी बड़े बेटे को देनी है, दूसरी प्रॉपर्टी छोटे बेटे को देनी है, तीसरी प्रॉपर्टी को मंदिर में कन्वर्ट कर देना है। वो सारी बातें डीम्ड ओनरशिप के चैप्टर में या टॉपिक में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अंडर द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पार्टीशन की बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ द हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली। मेरे बेटा, किसी जमाने में पार्शियल पार्टीशन अलाउड था, लेकिन अब पार्शियल पार्टीशन को बैन कर दिया गया। जनवरी 1979 में पार्शियल पार्टीशन को अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया। आप देखिए 79 की बात हो रही है, जिस ईयर में मेरा बर्थ हुआ था उस ईयर की बात हो रही है। उस ईयर में इंदिरा गांधी वाज द फाइनेंस इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और इंदिरा गांधी के दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। तो सारे एसेट्स को, गांधी परिवार के एसेट्स को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो उस समय कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्शियल होगा, फुल होगा, उस सबके से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया था। पार्शियल पार्टीशन को अलाउ नहीं किया गया है, उसे डिसअलाउ ही रखा गया है, और अगर पार्टीशन होना है तो फुल पार्टीशन होगा। पार्शियल से मतलब क्या हुआ और फुल से मतलब क्या हुआ? पार्शियल से मतलब यह है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक परिवार के अंदर कर्ता है और फिर कर्ता के 4 बेटे हैं, मान लेते हैं ऐसा। उनमें से किसी एक बेटे को अलग कर दिया जाए, एसेट्स का हिस्सा दे दिया और एक बेटे को अलग कर दिया, बाकी के बेटे और जो कर्ता है वो सब एक तरफ हो गए और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बेटे को बिजनेस से हटा दिया गया। ऐसे को हम लोग बोलते हैं पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ। ये अलाउड नहीं है, किसी जमाने में अलाउड था, अब ये अलाउड नहीं है। अब जब कभी भी एचयूएफ के पार्टीशन की बात होगी तो वो पार्टीशन फुल पार्टीशन ही होगा, पार्शियल पार्टीशन अलाउ नहीं किया गया है। फुल पार्टीशन से हमारा मतलब क्या है? फुल पार्टीशन से हमारा मतलब है कि जितने भी मेंबर होंगे उन सारे मेंबर्स में एसेट इक्वल हिस्सेदारी में बटेगा। यही बात यहां पे लिख के दी हुई है, फुल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन। फुल पार्टीशन मीन्स अ पार्टीशन वेयर एचयूएफ गोes under a total partition where all properties are divided along with the co-partner and the family ceases to be as a Hindu undivided family. Though the partition can be legally claimed by the main members of the HUF called co-partners, but the partition, the assets and property are distributed among. याद रखिएगा, बंटवारा कौन डिमांड कर सकता है? सिर्फ मेल मेंबर्स, और 9 सितंबर के बाद फीमेल मेंबर्स भी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी पार्टीशन होगा, फुल पार्टीशन अलाउ किया गया है, पार्शियल पार्टीशन अलाउ नहीं किया गया। जब कभी भी पार्टीशन होगा सारे को पार्टनर्स में बटेगा। अनबॉर्न सन अगर है तो उसमें भी ये बटेगा। अनबॉर्न सन का मतलब कि फैमिली के अंदर कोई डॉटर इन लॉ है जो कि प्रेग्नेंट है और उसका सारे टेस्ट वगैरह करवा के पता चल गया कि जो बेबी है वो बेबी लड़का है। हालांकि अब आपको पता होगा ये वाली बात भी बैन की गई है कि आप कहीं पे भी कभी भी किसी बच्चे का जेंडर आप पता नहीं कर सकते बिफोर द बर्थ। वो बैन है, पब्लिकली बैन है, लेकिन साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। इसी वजह से अनबॉर्न सन यहां पे लिखा है। और इसके बाद पार्टीशन जब होगा तो मदर, दैट इज कर्ता की जो वाइफ है, उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे उसको अदरवाइज मिला करता था। तो फुल पार्टीशन अलाउड, पार्शियल पार्टीशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके नीचे लिखा हुआ है असेसमेंट आफ्टर द टोटल पार्टीशन, सेक्शन 171। आसान सा कंसेप्ट है। एक बार टोटल पार्टीशन हो जाता है। कैसे होगा टोटल पार्टीशन? एप्लीकेशन दो, उसके बाद जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो ये चेक करेगा कि क्या सारे एसेट्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए या नहीं हुए।
अगर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर वो पार्टीशन को कैंसल ऑफ करेगा और दोबारा से पार्टीशन करने के ऑर्डर्स पास ऑन करेगा। यही बात मैंने आपको यहां पर लिख के दी है। When the claim of a total partition has been made by any member of the HUF or on behalf of HUF, the assessing officer shall inquire into such claim. अगर कोई भी व्यक्ति HUF के पार्टीशन की बात करता है तो इंक्वायरी करके पता लगाना जरूरी होगा कि क्या एक्चुअल में पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ। फॉर दिस पर्पस, इस वजह से he shall give a notice to all members of the HUF. तो पहला स्टेप है कि आपको नोटिस देना होगा टुवर्ड्स ऑल मेंबर्स ऑफ द HUF। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी he has to record the findings as to whether the total partition of the HUF has taken place and if so the date of the partition. याद रखिएगा, एक को पार्टनर एप्लीकेशन दे देगा डिपार्टमेंट में कि हमारी HUF डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, पार्टीशन हो रहा है। तो जो भी असेसिंग ऑफिसर है इस बात को वो क्रॉस चेक करेगा। वो कुछ मेंबर्स से पूछेगा कि बताइए क्या आपकी HUF का बंटवारा हो गया है क्या। आंसर शुड बी यस, बंटवारा हो गया है। ध्यान से सुनेगा इसके आगे। On the completion of the inquiry, he has to record his findings as to whether the total partition has taken place and if so, the date of partition. तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है, वो ये पूछेगा कि क्या टोटल पार्टीशन हुआ या पार्शियल पार्टीशन हुआ। साथ साथ में वो चेक करेगा और उसके पास ये पावर है कि वो चेक करके पता लगाए कि फुल पार्टीशन है या पार्शियल पार्टीशन है। पार्शियल पार्टीशन को अलाउ ही नहीं किया गया, लेकिन जो भी फुल पार्टीशन है उस फुल पार्टीशन को हमारे देश में अलाउ किया गया है। दैट हैज बीन प्रॉपरली अलाउड। इसके नीचे लिखा हुआ है द इनकम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ द पार्टीशन शैल बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ HUF। तो जितनी भी इनकम है जो कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से लेके उस तारीख तक है जिस तारीख पे HUF का पार्टीशन अलाउ किया गया, उस तारीख तक के सारे एसेट जो होंगे वो सारे के सारे एसेट्स HUF के लिए HUF के मेंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो भी इनकम है वो सारी की सारी इनकम HUF की इनकम मान के टैक्सेबल किया जाएगा। साथ साथ में एवरी मेंबर shall be jointly and severally liable to pay tax on such income of HUF। तो सारे मेंबर्स जो हैं वो jointly और individually they will be made liable to pay tax on the income of the HUF। Severe liability shall be calculated on the basis of the portion he received on the partition of the HUF। तो कोई बहुत ही कम पोर्शन जिसको मिला है उसके बेसिस पे नहीं, रादर हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पे चेक करेंगे कि HUF का टोटल पार्टीशन हुआ या नहीं। मेंबर से पूछा जाएगा, मेंबर्स फिर अपना जवाब सबमिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब पूछा जाएगा जवाब सबमिट करेंगे तो उसके अंदर बताना होगा कि यस को इस पर्टिकुलर तारीख पे HUF का बंटवारा या पार्टीशन हुआ था। मेरे दोस्तों, इस टॉपिक में इसके अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने इंडिविजुअल के लिए किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे HUF के लिए भी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 673 है। ये क्वेश्चन किसी जमाने में CA के एग्जाम में आया था। मैंने वो क्वेश्चन एज इट इज उठा के अपनी किताब के अंदर डाल दिया है सॉल्यूशन के साथ में। तो आइए जरा जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द टैक्सेबिलिटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, HUF का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 25 है अगर मैं क्या गलत नहीं कह रहा तो। यस, तो ये हो गया जी 25।
तो जल्दी से इसे हम लोग स्टार्ट करें। 25 असेसमेंट प्रोसीजर ना, असेसमेंट प्रोसीजर है 25 तो बुक के अंदर जो दिया हुआ है, तो ये 26 होगा फिर। हाँ जी, ये 26 है। दिस इज चैप्टर नंबर 26। ध्यान से पढ़ेगा। पेज नंबर 777, पेज नंबर 777 है। पेज नंबर 777 पे ध्यान से देखिएगा, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 673 नंबर का एग्जांपल। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। कहता है एग्जामिनर, सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रमेश इज अ कर्ता ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका नाम है रमेश। तो कर्ता का नाम भी रमेश और एचयूएफ का नाम भी रमेश। इन विच द अदर मेंबर्स आर हिज वाइफ पद्मा, मेजर सन गुरु एंड माइनर डॉटर चंपा। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके अंदर ये 4 व्यक्ति हैं। फादर, उसकी वाइफ दैट इज मदर, और फिर ब्रदर एंड सिस्टर। ये 4 लोग हैं एक फैमिली के अंदर। चारों का नाम रमेश, पद्मा, गुरु और चंपा। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 इज गिवन टू यू। तो बेसिकली आपको करंट ईयर की इनकम्स गिवन है यहां पे। पॉइंट नंबर 1, रेंट इज 10,000 रुपीज पर मंथ रिसीव फ्रॉम अ फ्लैट एट सेलम फॉर 1,10,000 रुपए। सेलम नाम का एक शहर आता है साउथ इंडिया में, उसके हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टी को या किराए पे दिया हुआ है फ्लैट को जो सेलम में है, और वहां से रेंट आता है 1,10,000 रुपए महीने का। अ रेंट ऑफ 10,000 रुपए, रेंट ऑफ 10,000 रुपए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 वॉज रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। कोई बात नहीं, आपको अच्छे से याद है, हम तो वैसे भी रिसीवेबल के हिसाब से टैक्सेबल करते हैं, तो ये रिसीवेबल है तो टैक्सेबल होगा। द प्रॉपर्टी टैक्स पेड इज 10,000 रुपीज। बेसिकली वो म्युनिसिपल टैक्सेस की बात ही कर रहा है। A bank loan of 10 lakh रुपए was taken for the construction of the flat, bearing the interest rate of 10%. Rupees 8,000 as the interest is in arrear pertaining to the this year, the which was paid by HUF in May 2021 only. The principal repayment of the year was 48,000 rupees. मेरे बेटा, ये जो 48,000 का प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इसका आपको 80C में डिडक्शन मिल जाता है। यू विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। चलो पहले इतना कर लेते हैं, मैं आपके साथ में पहले इतना करवा देता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग यहां से आगे चल पड़ेंगे। सो दिस इज आर इलस्ट्रेशन नंबर 673, calculation of house property income, calculation of house property income। जो भी आपका रेंट है वो रेंट का पैसा ही आपके लिए बन जाएगा GAV। तो रेंट है 10,000 रुपये महीना, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 1,20,000 रुपये। तो इसका मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 1,20,000 रुपये। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का डाटा आपको गिवन है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का डाटा आपको गिवन है, और वो है 10,000 का। आप लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा NAV। NAV कितना? NAV विल बी 1,10,000 रुपये। सेक्शन 24 सबसेक्शन A में 30% का स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलता है।
जो कि हर बार सबको 30% का मिलेगा, तो 1,10,000 का 30% का सूद 33,000 एंड 24B में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डाटा मिल जाएगा, जो कि एग्जामिनर ने आपको दिया है। इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए का, बैंक लोन था 10 लाख का, उसका 10% के हिसाब से अमाउंट आ जाता है आपके पास 1 लाख रुपए। तो 10 लाख का कितना परसेंटेज है? 10 लाख का 10%, तो 1 लाख हो गया। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आएगी? हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आएगी? हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी 1,10,000 माइनस 33,000 माइनस 1 लाख। ये लॉस आ गया हमारे पास 23,000 रुपीज का। बिल्कुल ठीक बात है, 23,000 रुपये का लॉस। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है। रमेश रिप्रेजेंट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली in the partnership firm of Messrs. Ashok and the company which is engaged in the business and the company which is engaged in the turmeric business। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। And the company which is engaged in the turmeric business, the firm had paid interest of 1,80,000 rupees to HUF, which is computed at 15% per annum। So this is interest from Hindu undivided family, interest from Hindu undivided family 1,80,000 रुपये इज इक्वल टू 15%, लेकिन हमें तो सिर्फ 12% का पैसा ही चाहिए। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस विल गिव मी 1,44,000 रुपीज। 1,44,000 रुपीज। फिर पॉइंट नंबर 3 पे वो कहता है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रमेश टू द पार्टनरशिप फर्म एज अ लोन वर्किंग पार्टनर, द फर्म पेड द रेम्युनरेशन ऑफ 1,50,000 रुपए। द बुक प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वॉज 1,35,000 रुपए। तो अब यहां पे बात ये आती है, कि पार्टनरशिप फॉर्म से उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है। तो पार्टनरशिप फॉर्म से मिलने वाला रेम्युनरेशन का पैसा, इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, पॉइंट नंबर क्या था? पॉइंट नंबर सी, एक बार दोबारा पढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी को और समझने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। कहता है, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रमेश टू द फर्म एज अ सोल वर्किंग पार्टनर या लोन वर्किंग पार्टनर। अच्छा, अब जरा हम लोग कॉमन सेंस की अगर बात करें, तो जो इनकम किसी इंडिविजुअल मेंबर की इनकम है, जो इंडिविजुअल मेंबर ने अपनी मेहनत से कोई पैसा कमाया है, तो क्या उस पैसे को हम लोग एचयूएफ के लिए टैक्सेबल कर दें या उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए टैक्सेबल करें? आंसर शुड बी कि हम उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए टैक्सेबल करेंगे। और यहां पे भी हमने ऐसा ही किया है। एक बार दोबारा से पढ़िए पॉइंट नंबर सी। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रमेश, रमेश जो है वो सर्विसेज दे रहा है, दैट इज जो करता है वो सर्विसेज दे रहा है, टू द पार्टनरशिप फर्म एज अ लोन वर्किंग पार्टनर। द फर्म हैज पेड हिम अ रेम्युनरेशन ऑफ 1,50,000 रुपए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। द बुक प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज ऑन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी इज 1,35,000 रुपीज। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचें
कि रमेश एज अ इंडिविजुअल काम करके 1.5 लाख रुपए की रेम्युनरेशन पा रहा है, तो क्या ये रेम्युनरेशन रमेश के लिए टैक्सेबल होगी या ये रेम्युनरेशन एचयूएफ के लिए टैक्सेबल होगी? आंसर इज कि इट शुड बी टैक्सेबल फॉर द रमेश इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो remuneration by Hindu undivided family to करता, remuneration by partnership firm to करता, remuneration by partnership firm to करता in his individual कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी होगा वो यहां पे नहीं आएगा। ध्यान देना, हम लोग यहां पे एचयूएफ के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पॉइंट नंबर डी, The HF is also running two businesses which are as follows। आपको एग्जामिनर कह रहा है कि वो दो प्रकार के बिजनेस कर रहा है HF, और उसका डाटा कुछ इस प्रकार से है। रिटेल ट्रेड ऑफ फूड ग्रेन्स, अ रफ रिकॉर्ड बुक अलोन इज मेंटेन्ड, एक्सपेंसेस, बिल्स, वाउचर्स आर नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, द टर्नओवर इज 38 लाख रुपीज व्हिच वाज रिसीव्ड इन कैश, द नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 1,41,000। No books of accounts are maintained under section 44AA। मेरे बेटा वो कहता है कि टर्नओवर इज 38 लाख रुपीज एंड ऑल इज रिसीव्ड इन कैश। अब आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था 44AD, और 44AD सेक्शन क्या कहता है? बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD कितना होगा जी? ये होगा 8% ऑफ यहां पे लिख देना इन कैश। तो 8% ऑफ टर्नओवर, 8% ऑफ टर्नओवर 38 लाख रुपए का 8% आप कैलकुलेट कर, ये आता है 3,04,000 रुपए। तो 3,04,000 रुपए नेक्स्ट चलेंगे बिजनेस अंडर सेक्शन 44AD। दूसरा बिजनेस भी 44AD में ही आएगा, और यहां पे भी मेरे ख्याल से कहीं पे कैश रिसीप्ट की बात हो रही है। मेरे ख्याल से यस, यहां पे भी कैश रिसीप्ट की बात हो रही है। तो बिजनेस अंडर 44AD इन कैश कितने का है जनाब? ये वाला जो अमाउंट है, ये जो आपको टर्नओवर इन कैश मिला है, जो कैश में आपको पैसा मिला है, उसका 8% ले लेना। तो दैट मीन्स आपने यहां पे 31 लाख का 8% लेना है। 31 लाख का 8%, 248,000, 248,000। ठीक है जी, इसके आगे देखें, ये भी हो गया। फिर एग्जामिनर कहता है द एचयूएफ हैज रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 90,000 रुपए फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड इन अ फॉरेन कंपनी। इसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे। और ट्यूशन फीस ये 80C में आ जाएगा। द LIC प्रीमियम इज पेड, ये भी 80C में आ जाएगा। और फिर वो कहता है चलो इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का टोटल तो करें पहले। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या आ जाएगा? 2,48,000 प्लस 3,04,000 प्लस 1,44,000 ऐड कर दे तो पीजीबीपी इनकम विल बी 6,96,000।
इसके साथ साथ में इनकम ऑफ अदर सोर्सेज भी चेक करो, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज भी चेक करो। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा? डिविडेंड 90,000 का डिविडेंड आएगा, जो कि इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम भी दिया हुआ है आपको, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट भी दिया हुआ है आपको। टेबल के नीचे देखिएगा, आपको वो भी दिखाई देगा 90,000 का। इन सबको, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ऐड करने के बाद आता है 1,50,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ, अब आप कैलकुलेशन करके देखें तो आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। सैलरी की इनकम, अच्छा ये टोटल इनकम किसकी? टोटल इनकम किसकी? ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सैलरी की इनकम कितनी है? 0। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट किया था अभी हम लोगों ने, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। ऊपर 23,000 का लॉस। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम अभी कैलकुलेट किया 696,000। इसके साथ साथ में कैपिटल गेन्स का कोई डाटा गिवन नहीं है। इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में 1,50,000 रुपए की इनकम आपको गिवन है। आप सबको ऐड कर देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा किसका? ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो 23,000 का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए ऐड करेंगे, बाकी 696 ऐड करेंगे तो आपके पास सेट ऑफ करने के बाद अमाउंट आएगा 823,000। अब आपने यहां पे 80C अप्लाई करना है। 80C में पहला पॉइंट दिया हुआ है ट्यूशन फीस। जो भी चंपा है वो मेरे ख्याल से HUF का मेंबर ही है और उसके लिए 20,000 रुपए की कॉलेज में ट्यूशन फीस पे की गई है, जिसे लेस करना अलाउ कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ में, अच्छा एक मिनट रुकना, ये 20,000 पे अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ पार्ट टाइम एजुकेशन, यहां पे लिखा हुआ है पार्ट टाइम एजुकेशन। लेकिन आपको याद है 80C में तो हम लोग फुल टाइम एजुकेशन की बात करते हैं। तो फुल टाइम एजुकेशन होगा तो 80C का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहां पे पार्ट टाइम एजुकेशन लिखा हुआ है तो HUF में आप 80C का डिडक्शन नहीं देंगे, इंडिविजुअल को भी नहीं मिलेगा, यहां पे भी नहीं। सो सिंस नॉट अ फुल टाइम एजुकेशन, since it is not a full-time education, 80C के बाद हमारे पास क्या आता है? 80C के बाद हमारे पास आता है, अच्छा 80C भी और भी है। जो मिसेस पद्मा है जो कि मेंबर है अगेन, उसके लिए LIC का प्रीमियम पे किया, उसके लिए LIC का प्रीमियम पे किया 30,000 रुपए का, तो आपको 30,000 रुपए का वो डिडक्शन आ जाएगा। 30,000 का डिडक्शन पद्मा के लिए आ जाएगा। और गुरु जो अगेन मेंबर है उसके लिए 42,000 पे किया, वो भी आ जाएगा। और साथ साथ में हाउसिंग लोन रीपेमेंट है। अगर आप हाउसिंग लोन रीपेमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से हाउसिंग लोन रीपेमेंट आपको पॉइंट नंबर A में दिया हुआ है। यहां देखेंगे पॉइंट नंबर A में आपको लिख के दिया था मैंने 80C का डिडक्शन मिल जाएगा।
तो यहां पे अब आप डिडक्शन में हाउसिंग लोन रीपेमेंट में 48,000 रुपये का पैसा और लेस कर दीजिए। तो जब आपके ये सारे पैसे लेस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल इनकम। देखिए टोटल इनकम किसका? टोटल इनकम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो 8,23,000 माइनस 30,000 माइनस 42,000 माइनस 48,000 इज इक्वल टू 7,03,000 रुपये। तो ये 7,03,000 रुपये हो गया द टोटल इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक हो गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे किसी भी प्रकार से। अच्छा, अब इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज 674। हाँ जी, ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 674। एग्जामिनर कहता है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय एचयूएफ। तो दो चीजें निकालनी है, आपने टोटल इनकम भी निकालना है, आपने टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है 96,000 का, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 80,000 रुपीज का, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है 3,000 रुपए का। बैंक डिपॉजिट है इस वजह से 80 TTA का डिडक्शन नहीं आएगा। LIC प्रीमियम पेड बैक करता 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। ग्रॉस एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है 30,000 रुपए का, और साथ साथ में खर्चे जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के हैं वो है 16,000 रुपए। जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ने चार्ज किए हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो है 2,000 रुपए का। तो आपने टोटल इनकम भी कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। आओ जरा जल्दी जल्दी से दोनों काम करें, मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए हमें। लेट अस स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ total income and tax. This is illustration number 674. आपको बिजनेस इनकम गिवन है, बिजनेस इनकम गिवन है 96,000 रुपीज। आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम गिवन है that is 80,000 rupees। आपको इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है 3,000 रुपये। आपको एग्रीकल्चर इनकम गिवन है जो कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबको जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। जरा टोटल करके देखते हैं, 96,000 प्लस 80,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 1,79,000। 1,79,000 में से आप लेस कर देंगे डिडक्शन LIC प्रीमियम का। 80C में LIC प्रीमियम आता है 20,000 रुपए का, लेस कर दीजिए 20,000 का प्रीमियम। तो टोटल इनकम 159,000 का आ जाता है। सिंस टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, full 159,000 will be exempt. It will be exempt and no tax will be calculated. Further, concept of partial integration. Further concept of partial integration is also not applicable. जो partial integration है वो भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो एक कंडीशन है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है
वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है. सो द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल सिंस नॉन एग्रीकल्चर इनकम is less than basic exemption limit. तो 674 हमारा यहां पे इस प्रकार से कंप्लीट होता है. अब आप आइए 675 पे ध्यान से करेंगे. 675, बी वेरी वेरी केयरफुल. 675 एग्जामिनर कहता है the following particulars have been supplied by Karta of the Hindu undivided family. Compute the total income and also compute the tax payable for the current assessment year. तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का यह डाटा दिया हुआ है, आपने टोटल इनकम का कैलकुलेशन करना है. बिजनेस इनकम है 152, टैक्सेबल होगा. सैलरी रिसीव बाय द मेंबर ऑफ अ फैमिली 15,000 रुपए. मेरे बेटा सैलरी रिसीव बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, ये तो उस मेंबर के लिए आप टैक्सेबल करेंगे. ये वाला पैसा तो मेंबर के लिए टैक्सेबल होगा, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए. तीसरा अमाउंट दिया हुआ है फीस रिसीव बाय द कर्ता एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. तो फीस का पैसा मिल रहा है एज अ डायरेक्टर, तो इसका मतलब उसने कंपनी के अंदर काम किया होगा. कंपनी के अंदर काम किया होगा, इस वजह से पैसा मिला. तो ये पैसा कर्ता की इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्सेबल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. फिर आपको एनुअल रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लोकल टैक्सेस ऑन द अबव प्रॉपर्टी दिया हुआ है. तो आप सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे. तो इन दोनों के लिए आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे. फिर दिया हुआ है डिविडेंड्स व्हिच आर रिसीव फ्रॉम द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली टैक्सेबल होगा. इसके नीचे आपको दिया हुआ है अमाउंट रिसीव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द हाउस, इट वाज परचेज इन 2005-2006. तो 2005-6 में 10,000 का परचेज किया था और इस बार 75,000 का बेचा है. तो आप कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करेंगे. अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स परचेज इन द ईयर 2008-2009 फॉर 6,000 रुपए. अगेन मेरे बेटा यहां पे भी आपने कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशंस करनी है. देन शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि प्रॉफिट के अंदर मिलने वाला हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड सैलरी आपको दिया हुआ है. इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ द फर्म ये टैक्सेबल होगा. और किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? ये आप टैक्सेबल करेंगे कैपिटल के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो. चलो अभी पूरा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ और भी तो नहीं दिया हुआ. फिर वो कहता है, फिर वो आपको कह रहा है ये टैक्सेबल तो होगा ही होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में. फिर वो कहता है सैलरी टू द मेंबर एज वर्किंग इन द पार्टनरशिप फर्म. मेंबर क्योंकि काम कर रहा है तो अब ये पैसा टैक्सेबल होगा फॉर मेंबर. मेंबर के लिए टैक्सेबल होगा, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए. परचेज एनएससी तो 80C का डिडक्शन आ जाएगा. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड तो 80D का डिडक्शन आ जाएगा. एग्जामिनर ने क्या मांगा था आपसे? एग्जामिनर ने मांगा था कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द टैक्स पेबल फॉर द ईयर. ठीक है, तो टोटल इनकम निकालिए, टैक्स लायबिलिटी निकालिए. क्वेश्चन नंबर 675. बहुत जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 675, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम की कैलकुलेशन. बड़ी ऑब्वियस सी बात है
सैलरी इनकम इज नॉट एप्लीकेबल। हाउस प्रॉपर्टी में आपको एनुअल रेंट गिवन है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको एनुअल रेंट गिवन है कितने का? 12,000 का। म्युनिसिपल टैक्स पेड 600 रुपए का दिया हुआ है, लेस कर दिया। आपके पास NAV आ जाएगा 11,400। आप यहां से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। 11,400 का 30% कैलकुलेट करें, 11,400 का 30% 3,420। और इंटरेस्ट ऑन लोन 0, लेस करने के बाद विल हैव 7,980। देन वी हैव प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP। PGBP में आपके लिए क्या क्या आएगा? PGBP में आपके लिए आएगा, एक तो दिया हुआ है आपको टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे देखेंगे तो आपको बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि है 1,52,000। इनर कॉलम में लिखता हूं, अच्छा रहेगा, 1,52,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो ये तो 14,000 पे है, वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये तो वैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा 14,000 पे। इसके बाद आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है आपको 9,000 रुपए का, ये भी टैक्सेबल होगा। और जो सैलरी का पैसा है वो तो मेंबर के लिए टैक्सेबल होगा। तो 152 प्लस 9 कितना आ जाता है? 161, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। उसके बाद आएगा कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में आपको इंडेक्सेशन वैल्यू ध्यान रखनी होगी। किताब में दिया हुआ है इंडेक्सेशन वैल्यू, किताब का पेज नंबर आपको बता देता हूं। इंडेक्सेशन वैल्यू आप वहां से चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर है, मैं साथ साथ में बोल रहा हूं, मैं ये पेज नंबर है कैपिटल गेन्स में। पेज नंबर दिया हुआ है भाई, कितना है पेज नंबर? पेज नंबर है 447। तो पेज 447 पे आपको इंडेक्सेशन वैल्यूज गिवन है, याद रखिएगा। और हम लोग यहां पे कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। सेल कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ हाउस, मकान बेचा, कितने का मकान बेचा है? 75,000 रुपए का मकान बेचा जी। तो यहां से आप लेस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मकान परचेज किया था कितने का? मकान एग्जामिनर कह रहा है 2005-2006 में परचेज किया था 10,000 रुपए का। तो 10,000 को 301 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2005-2006 की जो वैल्यू है उसके साथ आप इसे डिवाइड कर दीजिए, जो कि है 117। तो 117 से डिवाइड करके 10,000 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाई बाय 301 अगर आप करते हैं तो ये आता है 25,726। 25,726। तो 75,000 माइनस 25,726 विल बी इक्वल टू 49274। 49274। इसी प्रकार से सेल कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है जी? ये है 34,000 रुपए का। यहां से आप लेस कर दें, क्या लेस करेंगे आप? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आपको दिया हुआ है 6,000 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय कौन सी ईयर में परचेज किया था?
ये था 2008-2009, तो 2008-2009 की वैल्यू गिवन है 137, तो 137 से डिवाइड करके 6000 डिवाइडेड बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 301, हमारे पास ये आ जाता है 13,182, 13,182 लेस कर दे तो 34,000 माइनस 13,182 लेस करने के बाद हमारे पास आता है 20818, 20818 हमारे पास ये अमाउंट आ गया यहां पे। ठीक है, तो इतना भी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद आपको दिया हुआ है बस मेरे ख्याल से कुछ रह गया क्या, बिजनेस प्रॉफिट कर लिया, सैलरी रिसीव बाय द मेंबर ये कर लिया, ये तो मेंबर के लिए टैक्सेबल होगा। फीस रिसीव बाय द करता है सर डायरेक्टर, ये भी उसके लिए टैक्सेबल होगा। एनुअल रेंट कर लिया, लोकल टैक्सेस के लिए डिविडेंड, हाँ डिविडेंड रह गया ना। इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई अब टैक्सेबल हो जाएगा। पिछले साल तक एग्जेम्प्ट होता था 14,000। अमाउंट ऑफ हाउस हम लोगों ने कर लिया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर लिया, शेयर इन द प्रॉफिट्स कर लिया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म अज्यूम कर रहा हूं कि 12% का है वो कर लिया, सैलरी हो गया, एनएससी करना है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। 80C में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में डिडक्शन दे देना 20,000 रुपए का, और 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन दे देना, मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन दे देना 8,000 रुपए का। तो 28,000 प्लस करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगा। अब जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना कितना है। ये है 7980 प्लस 161,000 प्लस 49,274 प्लस 20,818 प्लस 14,000, तो ये सबको ऐड करोगे तो आएगा 253,072, 253,072 माइनस 28,000 करोगे तो आपके पास आएगा 225,072 राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 225,070, 225,070 आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका रहता है, वो भी कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप करें। 675 तक हम लोगों ने कर लिया। वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 676। ध्यान से करिएगा। प्रणव इज अ कर्ता ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक इंडिविजुअल है, प्रणव नाम है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता है। उसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं एचयूएफ के अंदर, प्रणव, प्रयुत्यूष, अनिरुद्ध और अरविंद, हु शेयर इनकम्स इक्वली। तो मेंबर 4 मेंबर है एचयूएफ के अंदर, चारों की बराबर की इनकम है। He furnishes you the following information for the purpose of computation of total income and the taxability of the Hindu undivided family. अच्छा, एक चीज है, अगर हम लोग इस पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहां पे भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी। तो जब हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 0 सिंस टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट। तो पिछले क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी 0 होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये आखिरी क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। एग्जामिनर कहता है कि एचयूएफ की बिजनेस इनकम है 6 लाख रुपए, कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ शेयर्स थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द शेयर्स वर इशूड इन द नेम ऑफ प्रणव, परचेज आउट ऑफ द फैमिली फंड्स। ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि शेयर्स फैमिली फंड को यूज करके परचेज किए गए थे। इस वजह से जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो बेनिफिशियल ओनरशिप फैमिली के नाम पे है। इवन दो रजिस्टर्ड ओनर प्रणव होगा लेकिन बेनिफिशियल ओनर इस केस में होगा एक फैमिली। एंड दे वर हेल्ड फॉर द पीरियड ऑफ 6 months बिफोर द सेल। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हैज बीन पेड ऑन द सेल। तो आपको यहां पे बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बताया गया है।
Moving on to the next part. Capital gains on the sale of the house owned by the HUF, it was held for 7 years before the sale. 7 years है तो लॉन्ग टर्म के बारे में आपको बताया गया है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा. द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म इन विच प्रणव वाज द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द HUF, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. रेंटल रिसीट फ्रॉम द लेटर प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट फैमिली, ये रेंटल इनकम है तो ये GAV बनेगा, जिसको यूज करके आपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना है. डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रणव परचेज आउट ऑफ द फैमिली फंड्स, 10,000 रुपए. ये डेफिनेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इस 10,000 रुपए को टैक्सेबल करेंगे. डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड बाय प्रणव ऑन द शेयर्स परचेज आउट ऑफ हिज ओन फंड्स, ये प्रणव के लिए टैक्सेबल होगा, ये HUF के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. प्रणव की इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये टैक्सेबल होगा. द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ शेयर्स रेफर इन पॉइंट नंबर 7 अबव. पॉइंट नंबर 7 में तो है ही नहीं, ये पॉइंट नंबर कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 2 अबव, ये 2 होगा, गलती से 7 लिखा हुआ है. इन पॉइंट नंबर 2 अबव थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 75,000 पे. अच्छा नहीं ठीक है, ये 7 ही है. एग्जामिनर कह रहा है कि ये पॉइंट नंबर 7 जिन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला है उन शेयर्स को बेच के कैपिटल गेन्स आया 75,000 रुपए का. तो ध्यान देना, क्योंकि ये पैसा प्रणव का है तो कैपिटल गेन्स भी प्रणव का होगा, डिविडेंड भी प्रणव का होगा. पॉइंट नंबर 9, receipt or remuneration by Anirudh on account of his professional qualification from the company in which the shares are held by Pranav. The shares are held out of the family funds. मेरे बच्चे, ये पैसा अनिरुद्ध को मिल रहा है, अनिरुद्ध ने काम किया है, अनिरुद्ध को ये पैसा मिल रहा है, ये पैसा अनिरुद्ध के लिए टैक्सेबल होगा. ये कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर फैमिली फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन काम तो अनिरुद्ध कर रहा है, तो अनिरुद्ध के लिए ये पैसा सैलरी के तौर पर आप टैक्सेबल करने वाले हैं. फिर आपको दिया हुआ है सैलरी इनकम ऑफ प्रत्युष 3 लाख रुपए, उसके लिए टैक्सेबल होगा. डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आउट ऑफ द फैमिली फंड्स 80G का डिडक्शन मिलेगा HUF को. डिपॉजिट द पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन द नेम ऑफ प्रणव आउट ऑफ द फैमिली फंड्स 80C का डिडक्शन आ जाएगा. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक बाय हिंदू अनमैरिड फैमिली फॉर द हेल्थ ऑफ अरविंद, तो 80D का डिडक्शन भी आ जाएगा. आपने कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, आपसे एग्जामिनर ने कहा था कि आपने कैलकुलेशन करना है टोटल इनकम एंड द टैक्स एबिलिटी ऑफ द HUF एंड ऑफ इट्स मेंबर्स. तो HUF का भी करना है और इसके मेंबर्स का भी आपने कैलकुलेशंस करना है. आओ मेरे बेटा जल्दी से हम लोग इसे स्टार्ट कर दें. किताब खोल के सामने रखिएगा, एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए और एक एक पॉइंट पढ़ते हुए आप इसकी कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं. सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ हिंदू अनमैरिड फैमिली. हिंदू अनमैरिड फैमिली की टोटल इनकम की बात करेंगे. सैलरी का डाटा आपको कहीं पे भी गिवन नहीं है, मैंने आउटर कॉलम में लिखा 0. पॉइंट नंबर 1, मैं पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करूं जी. तो पॉइंट नंबर 1 में बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात हो रही है, तो यहां पे आ गया बिजनेस इनकम, यहां पे आ गया बिजनेस इनकम कितने का, 6 लाख का. ठीक है, 6 लाख का बिजनेस इनकम आ गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद अगर आप नीचे देखेंगे, ये है पॉइंट नंबर 4. तो मैं यहां पे इसको पॉइंट नंबर 1 बना दिया मैंने, और फिर पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 में 1,60,000 रुपए का 1,60,000 रुपए का आपको दिया हुआ था. द शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इन विच प्रणव वॉज अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ HUF. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ये एग्जेम्प्ट होगा, तो बाहर वाले कॉलम में 6 लाख रुपए आ गया.
उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे जाऊं मैं, पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैं जाऊं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। कितने का पैसा है? 1 लाख का। तो कैपिटल गेन्स पॉइंट नंबर 2 पे जाता हूं मैं। दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड शेयर्स। कितने का अमाउंट है जी? 1 लाख रुपए का अमाउंट है। उसके बाद यहां पे पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ हाउस दिया हुआ है आपको 1,20,000 रुपए का। ठीक है जी, ये भी आराम से हो गया। फिर अगर आप पॉइंट नंबर 5 में जाते हैं तो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में बात होती है, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV कितने का दिया हुआ है? GAV आपको दिया हुआ है रेंटल वैल्यू 1,05,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस का कोई डाटा नहीं है तो दिस इज 0। NAV की बात करें तो 1,05,000 रुपए। 24A में 30% की बात करें तो 1,05,000 का 30% 31,500 लेस करने के बाद हमारे पास आता है 73,500। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हम लोगों ने कर लिया। तो 1 2 3 4 5 5 तक हो गए। पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 वो कहता है इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में डिविडेंड की इनकम जो कि फैमिली फंड्स को यूज करके कमाया गया है 10,000 रुपए, ये भी टैक्सेबल होगा। फिर पॉइंट नंबर 7 वो कहता है प्रणव ने डिविडेंड कमाया है अपनी इनकम में से। फिर पॉइंट नंबर 8 भी प्रणव की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 8 में अनिरुद्ध की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 9 में अनिरुद्ध की बात हो रही है। 10 के अंदर प्रत्युष की बात हो रही है। फिर 11 12 13 में फिर HUF की बात हो रही है। तो ये HUF की इनकम ऐड कर दीजिए सबको। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जरा टोटल करते हैं। 73,500 जमा 10,000 जमा 6 लाख जमा 1 लाख जमा 1,20,000 तो 9,03,500। 9,03,500। 80G प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 35,000 रुपए। 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड 50,000 रुपए। 50,000 रुपए। और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस का 80D, मेडिकल इंश्योरेंस का 80D 8,000 रुपए। जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आएगा किसका? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो 9,03,500 माइनस 35,000 माइनस 50,000 माइनस 8,000, 8,10,500। कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A आपको दिया हुआ था, कैलकुलेट किया हुआ था या नहीं दिया हुआ था 1 लाख। तो 1 लाख का 15% 15,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 1,20,000 का 20% कितना आएगा? 24,000 आ गया। और बाकी स्लैब रेट के ऊपर आप टैक्सेबल करते हैं तो 8,10,500 माइनस 1 लाख माइनस 1,20,000 इज 5,90,500। 5,90,500 का स्लैब 1 माइनस 5 लाख इंटू 0.2 प्लस 12,500 यह आता है 30,600। हाँ ठीक है, ऐड कर देंगे 30,600 जमा 24,000 जमा 15,000 तो ये आ जाएगा हमारे पास 69,600। इसके अंदर आप ऐड कर देंगे हेल्थ एजुकेशन से 4% तो मल्टीप्लाई बाय 4% 2784 ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 72
72384, राउंड ऑफ कर दीजिए 72380 आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक का एचयूएफ का। अब एचयूएफ के बाद तीन इसके जो पार्टनर्स हैं, राधा तीन भी क्यों, चार हैं अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा तो। हमारे पास है कौन कौन, हमारे पास है प्रयुतूष, तो टोटल इनकम ऑफ PRATYOOSH प्रात्यूष, अच्छा प्रत्यूष, प्रत्यूष की टोटल इनकम है 3 लाख। स्लैब 1 लगा दीजिए, स्लैब 1 2.5 लाख रुपए तक तो वैसे एग्जेम्प्ट हो गया, तो 3 लाख माइनस 2.5 लाख, तो 50,000 का 5% निकाला मैंने, आया तो आया 2500 रुपए। 2500 के ऊपर आपने सेक्शन 87A का रिबेट दे दिया 2500 रुपए, लेस करके आपके पास कितना आएगा 0। और उसके बाद आपने हेल्थ एजुकेशन सेस लगाना है 4% का, 0 का 4% 0, तो टैक्स लायबिलिटी जो आया हमारे पास प्रत्यूष का वो आया 0। फिर आपको इसके बाद अनिरुद्ध का डाटा भी गिवन है, अनिरुद्ध का डाटा आपको गिवन है, जहां पे बताया गया है कि उसने सैलरी का पैसा कमाया है 3,52,000 रुपीज का, 352। ये अमाउंट है आपका। अच्छा, वहां पे रिसिप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन दिया हुआ है फ्रॉम, तो 352 अगर आप कहते हैं तो फिर इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी लेस कर दीजिए। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप लेस करें अच्छा रहेगा। 50,000 रुपए को अगर आप लेस करेंगे तो 3,02,000 आएगा। बुक के अंदर मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं हुआ, तो आप उसको लेस कर दीजिएगा। और फिर दिस इज नाउ योर टोटल इनकम, तो टैक्स का अमाउंट आप कैलकुलेट कर लें। तो 3,02,000 में से अगर आप 2,50,000 पे माइनस कर दें तो 52,000 का 5% आता है टैक्स 2,600 रुपए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इस 2,600 रुपए, लेस करने के बाद 0, फिर हेल्थ एजुकेशन से 4% लगा देंगे तो 0, तो हमारे पास जो टैक्स लायबिलिटी आ रहेगी वो टैक्स लायबिलिटी आ रहेगी इसकी 0। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। एक नहीं, 2 व्यक्ति और रह गए ना, एक प्रणव रह गया, तो डाटा 4 का प्रणव, अच्छा अरविंद का कोई डाटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें फिर कैलकुलेशन अब हमारी रहेगी प्रणव की, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम and tax liability of प्रणव। प्रणव की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, ये प्रणव के बारे में आपको डाटा पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है। एक तो वो कहता है डिविडेंड कमाया इसने 18,000 रुपए का। फिर वो कहता है पॉइंट नंबर 8 में कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कमाया है अंडर सेक्शन 111A 75,000 रुपए का। अनिरुद्ध के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, प्रत्यूष का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, प्रणव का हो गया, क्यों प्रणव का पॉइंट नंबर 6 भी तो है। अच्छा, वो फैमिली के लिए हम लोगों ने टैक्सेबल कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रणव का और कुछ नहीं है, तो प्रणव का ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है 93,000। आप इसी को इसकी टोटल इनकम बोल दें 93,000, और जब आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स का अमाउंट आएगा 0। तो तीनों मेंबर्स का टैक्स का अमाउंट आता है 0। बचा कौन है, बचा है अनिरुद्ध। बचा कौन है भाई, बचा है अनिरुद्ध। नहीं, तो वो भी हमारा ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन सारी कर ली है।
तो बेटा इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये HUF का कंसेप्ट कंप्लीट है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा जब तक हम लोग वो स्टार्टिंग का थ्योरी कर रहे थे वो वैसे भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, रेलेवेंट नहीं था। और उसके बाद जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो प्रैक्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कुछ डिफरेंट होता, कुछ अलग होता, कुछ यूनिक होता। सारे कैलकुलेशन, सारे तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम लोगों ने किसी इंडिविजुअल के केस में किया था। तो यहां पे हम लोगों ने HUF का सारा कंसेप्ट कंप्लीट किया। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अनोखा नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग इंडिविजुअल के लिए कर रहे थे वैसे हम लोगों ने हिंदू अनमैरिड फैमिली के लिए भी किया। कुछ और चैप्टर्स छोटे छोटे बाकी बचे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। ईमानदारी से बता रहा हूं, एग्जाम में ये वाले टॉपिक्स नहीं पूछता है एग्जामिनर। बाय बाय।